Hello students. So what we are studying? We are studying the class 9th, chapter number 12 and the name of the chapter is sound. तो पुराने क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ के आए हैं? In the last topics we have studied how the sound is propagate, है ना? मीन्स अगर एक जगह से साउंड प्रोड्यूस हुआ तो दूसरी जगह तक कैसे जाएगा? तो दैट इज द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड. उसके बाद हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड वेव्स, कि साउंड वेव्स को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि भाई मेल साउंड है, फीमेल साउंड है, वायलिन का साउंड है, फ्लूट का साउंड है, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है वो हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में. आगे हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, समझते हैं आगे इसको. ठीक है, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे समझिएगा. वैसे रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सा मतलब होता है रिफ्लेक्शन का. इफ एनी ऑब्जेक्ट स्ट्राइक टू अ सरफेस एंड बाउंस बैक रिटर्न, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन. तो जैसे आपने कोई बॉल है, बॉल को आपने दीवार पे थ्रो किया और वो टकरा के वापिस आई, तो वो एक तरह से रिफ्लेक्शन हुआ. इसी तरह से साउंड का होता है. जैसे मान लीजिए कोई हार्ड सरफेस है, काफी हार्ड सरफेस है, तो कोई ऑब्जेक्ट तो आपका जो साउंड है किसी सरफेस से स्ट्राइक करता है और उस सरफेस से स्ट्राइक करके बाउंस बैक करता है, तो वो कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन. जैसे ये एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए ये एक स्पीकर है, इससे साउंड आ रहा है, ठीक है, और यहां पर एक सरफेस है, ठीक है, कोई स्मूथ सरफेस है आपकी, तो ये जो साउंड है आपका ये यहां तक ट्रैवल किया, है ना, ये साउंड आपका यहां तक ट्रैवल किया और इस सरफेस से स्ट्राइक किया और इस सरफेस से स्ट्राइक करके वापस आपको यहां सुनाई दिया. यू आर एबल टू हियर इट इन दिस वे. तो ये जो प्रॉपर्टी है, द बाउंस बैक ऑफ द साउंड इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस और एनी सरफेस, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. क्या बोलेंगे आप उसको? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. इसका डेली लाइफ में बहुत काम पड़ता है. आप किसी रूम में बैठे हो, आप कुछ बोल रहे हो तो दीवारों से साउंड टकराता है आपका, है ना. तो आगे इसके इंपॉर्टेंस और इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो पहले ये समझिए कि एक तो होती है सरफेस जिससे आपका साउंड स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है. एक होती है इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे. जो साउंड आपका आ रहा है वो है आपका इंसिडेंट रे. जो साउंड आपका सरफेस की तरफ आ रहा है वो आपका क्या है? इंसिडेंट रे है आपका. बढ़िया. फिर यहां से सरफेस स्ट्राइक किया, यहां से साउंड स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करके रिटर्न हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्टेड साउंड रे. क्या कहलाएगा आपका? रिफ्लेक्टेड साउंड रे. तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे. क्या बोलेंगे आप इसको? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे. तो एक हुआ इंसिडेंट रे जो आ रहा है सरफेस की तरफ, एक हुआ रिफ्लेक्टेड रे जो टकरा के वापस जा रहा है, जो स्ट्राइक करके रिटर्न जा रहा है, वो है रिफ्लेक्टेड रे. और इनके बीच में आप एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं. दैट परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड द नॉर्मल. ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है ये आपका क्या कहलाता है? नॉर्मल. नॉर्मल इज एन इमेजिनरी रे विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. नॉर्मल एक इमेजिनरी रे होती है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल मानते हैं हम उसका, ठीक है. तो ये दो तीन लाइन से जो आपको पता होनी चाहिए. अब इसमें एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई. किसके बीच में बनता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में. एक होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. किसके बीच में बनता है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में. तो एक होता है एंगल आई, एक होता है एंगल आर. क्लियर है? तो यहां पे क्या होता है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब कुछ लॉज है जो आपको पता होने चाहिए. पहला, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है. एंगल आई जो होता है वो हमेशा एंगल आर के क्या होता है? इक्वल होता है. भले कैसी भी सरफेस हो, आई और आर हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे आपके, ठीक है. प्रैक्टिकली ये प्रूव्ड है आपका, एक्सपेरिमेंट के साथ आप इसको प्रूव कर सकते हो. फिर द रिफ्लेक्टेड साउंड रे, द इंसिडेंट साउंड रे and the normal belong to the same plane. What is the meaning of this belong to the same plane? जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड एक प्लेन है, ये बोर्ड एक प्लेन है. अब कोई इंसिडेंट रे इसके पैरेलल आ रही है ऐसे, तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी ना तो इस बोर्ड के पैरेलल ही जाएगी, मतलब बोर्ड के प्लेन के पैरेलल रहेगी. ऐसा नहीं होगा कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बाहर निकल जाए आपकी तरफ, है ना. अगर ये इस बोर्ड के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी बोर्ड के पैरेलल रहेगी. ऐसा नहीं होगा कि रिफ्लेक्ट हुई किसी सरफेस से और टकरा के आपकी तरफ या बोर्ड से बाहर आ गई आपकी.
इसको बोलते हैं सेम प्लेन. सो देयर आर द टू लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन. वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड इज द रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. तो ये दो लॉज हैं जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए आपके. ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें. अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के हमारे डेली बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी जगह हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को देख पाते हैं. कैसे देख पाते हैं? जैसे पहला है आपका इको. इको बहुत बार सुना होगा आपने. इको का मतलब क्या होता है? इको का मतलब होता है जैसे आप बहुत सी बार एक खाली रूम में बैठे हैं या एक खाली हॉल में बैठे हैं और आपने कुछ बोला जोर से, तो जैसे ही आप कुछ बोलते हैं देन यू विल हियर दैट पर्टिकुलर साउंड 2 or 3 टाइम्स. आपको वापस आवाज आती है 2 से 3 बार. बिल्कुल हुआ होगा आपके साथ, हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया हो. किसी बड़े हॉल में जाना जो खाली हो, खाली हॉल होना चाहिए. ठीक है, या बहुत सी बार आप माउंटेन्स पे जाते हैं, हिली एरियाज पे जाते हैं, वहां आप जोर से आवाज लगाते हैं तो आपको 2-2, 3-3 बार कोई चीज सुनाई देती है ना. वही आवाज 2-2, 3-3 बार सुनाई देती है, तो वो क्या है? दैट इज एन इको. क्या है वो? आपका इको है. तो इको क्या होता है आपका? एन इको इज अ साउंड दैट इज रिपीटेड बिकॉज द साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक. एक ऐसा साउंड जो आपको बार बार सुनाई दे, वो आपका क्या कहलाता है? इको कहलाता है आपका. ठीक है, फिर क्या होता है? द साउंड वेव कैन बाउंस ऑफ स्मूथ एंड हार्ड ऑब्जेक्ट इन द सेम वे एज द रबर बॉल बाउंस ऑफ द ग्राउंड. ये बिल्कुल ऐसा जैसे यहां से बॉल ली आपने रबर की, उसको छोड़ा, वो ग्राउंड पे जाएगी, टकरा के वापिस आएगी. बस ऐसे ही आपका साउंड जो है वो रिपीटेड रिफ्लेक्शन करता है आपका बाय सम हार्ड सरफेस और बाय सम स्मूथ सरफेस. आपका किसी से कम होगा, किसी से ज्यादा, पर होगा जरूर आपका. ठीक है, तो ये कहलाता है आपका same way as the rubber ball bounce off the ground, although the direction of the sound changes, the echo sound same as the original sound. भले डायरेक्शन चेंज हो जाए पर साउंड आपको वही सुनाई देगा. साउंड आपको वही सुनाई देगा जो आपने बोला. जैसे इसमें दिख रहा है, ये जो पर्सन है आपका, ये क्लैप कर रहा है. ठीक है, अब इसका जो साउंड है यहां तक ट्रैवल करके गया, सरफेस से स्ट्राइक किया और टकरा के वापस इसके कानों तक आया, तो इसको वापस सुनाई देगा. इसी को अपनी क्लैपिंग जो है वो 3 से 4 बार सुनाई देगी. तो ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट क्या है आपका? इको. ये इफेक्ट आपका क्या है? इको है आपका. क्लियर है? आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा. ऐसे ही आपका मेजरमेंट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ इको. ठीक है, अब देखिए इको ऐसा नहीं कि आपको हर कहीं सुनाई देगा. उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है. उसी में एक कंडीशन ये होती है कि आपका जो जहां से आप बोल रहे हो, मतलब आप सोर्स हो गए और आपसे कितनी दूरी पे जो जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो सरफेस है, तो उन दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए कि आपको इको सुनाई दे. यू आर एबल टू हियर द इको. समझ गए? सोर्स है और सरफेस है, उन दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए दैट यू आर एबल टू हियर द इको. मतलब वो साउंड आपका रिफ्लेक्ट होकर आपको 2-3 बार सुनाई दे. कैसे सुनेंगे? तो देखो, जैसे ये तो आपका सोर्स हो गया, मान लीजिए ये सोर्स है आपका और ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी मैंने माना है, अज्यूम किया, और डी मुझे निकालना है कि इन दोनों का मिनिमम गैप कितना होना चाहिए आपका. ठीक है, तो यहां पे देखो, अच्छा एक चीज कहलाती है टाइम ऑफ सेंसेशन और परसिस्टेंस इन अवर ब्रेन. ये सबका अलग अलग होता है. पहले तो समझो परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है. परसिस्टेंस का मतलब ऐसा होता है आपका कि 2 साउंड के बीच का गैप, जो 2 साउंड आपके ब्रेन तक आ रहे हैं, उनमें 0.1 सेकेंड से ज्यादा का गैप होना चाहिए. कितने का गैप होना चाहिए? 0.1 सेकेंड के टाइम से ज्यादा का गैप होना चाहिए. तब आपको वो साउंड अलग अलग सुनाई देंगे एंड यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम. जैसे अक्सर नहीं होता है कि आप किसी रूम में बैठे हैं, 3-4 लोग बैठे हैं और सब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं एक साथ, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है. क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसमें जो साउंड आपके ब्रेन तक आ रहा है उसमें डिफरेंस ऑफ टाइम कम है 0.1 सेकेंड से, तो वो ब्रेन जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है आपका. बट अगर साउंड जो आपके कानों तक आ रहा है उसमें 0.1 सेकेंड का गैप है, तो आपको इजीली आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे 2 अलग अलग साउंड के बीच में. तो परसिस्टेंस कहते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड द सेंसेशन और परसिस्टेंस. तो 0.1 सेकेंड मतलब जो साउंड आपका स्ट्राइक करके वापिस आ रहा है, उन दोनों में एक तो आपने बोला और फिर टकरा के वो वापिस आ रहा है, तो उनके बीच में 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए. तब आपको वो साउंड क्लियरली अलग अलग सुनाई देंगे, तब आपको इको सुनाई देगा. तो टाइम कितना चाहिए? 0.1 सेकेंड. तो टाइम आ गया आपके पास. अच्छा, साउंड की स्पीड कितनी होती है? 344 मीटर पर सेकेंड
एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एयर। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक जनरल वैल्यू है। हमारे यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर हम अर्थ पे या हमारे आसपास 22 मानते हैं, तो उसमें साउंड की स्पीड कितनी होती है एयर में? 344 मीटर पर सेकेंड। तो अब एक बात समझो, एक सिंपल कैलकुलेशन है कि साउंड को यहां तक ट्रैवल करना है और ट्रैवल करके वापस आना है। तो साउंड कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 2d। पहले तो d सरफेस तक जाएगा और रिफ्लेक्ट होगा, फिर वापस ऑब्जेक्ट तक आएगा, तो d डिस्टेंस वापस चलेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा? 2d। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय साउंड इज 2d। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की जगह 344 रखा, डिस्टेंस की जगह 2d, टाइम 0.1। तो ये देखो आपके पास d आ रहा है 17.2 मीटर। ये 17.2 मीटर क्या बता रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपको इको सुनाई दे कितने पे? 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपके जो आप सोर्स हैं बोलने वाले और जो ऑब्जेक्ट है जिससे वो रिफ्लेक्ट हो रही है उसके बीच में 17.2 मीटर का मिनिमम गैप होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो चलेगा और उससे कम नहीं होना चाहिए। So that is the calculation of the echo at 22 degree centigrade and in the air. तो एक जनरल फॉर्मूला अगर आप चाहे तो यहां से बना सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस टू प्रोड्यूस द इको v इंटू टी बाई 2। v क्या है? स्पीड ऑफ साउंड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर और दैट मीडियम। t क्या है? उसका टाइम, और आप उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द सरफेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इको को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से अच्छा, डिस्टेंस कैन बी चेंज विद द टेम्परेचर बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड चेंज विद द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, जैसे आप कभी 45 डिग्री सेंटीग्रेड में खड़े हैं तो आपका डिस्टेंस बदल जाएगा, तब ये 17.2 मीटर नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड भी बढ़ती है, तो वहां पर डिस्टेंस आपका अलग होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर पे ही आपका डिपेंड करेगा आपका। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, एक और फिनोमिना होता है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, दैट इज द रिवर्बरेशन। क्या होता है आपका फिनोमिना? रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है आपका? इट इज द फिनोमिना ऑफ परसिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर इट हैज बीन स्टॉप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस। जैसे क्या होता है कि आपको कोई आवाज 3-3, 4-4 बार आ रही है और उसके साथ एक दूसरे साउंड भी आ रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट साउंड्स, सो इट इज नॉट प्लीजेंट टू हियर। आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा और आपका ब्रेन उसको इंटरप्रेट भी नहीं कर पाएगा। उस पर्टिकुलर फिनोमिना को बोलते हैं रिवर्बरेशन। मतलब आपका जो साउंड है, जैसे इसको आप समझेंगे तो सोर्स साउंड है, सोर्स है, तो ये जो है आपका, ये जैसे साउंड आपने यहां से कुछ बोला, ठीक है, तो ये आपके साउंड का डायरेक्ट पाथ है जो पर्सन को सुनाई दे रहा है, ठीक है। पर हुआ क्या कि ये जो साउंड है ये अलग अलग डायरेक्शन में भी गया और अलग अलग डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट होके इस पर्टिकुलर पर्सन तक आया, तो उसको क्या होगा? ये भी सुनाई देगा, ये भी सुनाई देगा, ये सब सुनाई देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? सब मिक्सअप हो जाएगा, और मिक्सअप हो जाएगा देन यू आर नॉट देन इट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट अ पर्सन वांट टू से। जैसे आप किसी हॉल में बैठे हैं, मूवी देखने गए और उस मूवी में कोई पर्सन कुछ बोल रहा है और उसकी आवाज आपको 3-3, 4-4 बार सुनाई दे रही है, तो क्या आप उसको क्लियरली समझ पाएंगे? नहीं। तो वो प्रोसेस कहलाता है, वो फिनोमिना कहलाता है रिवर्बरेशन। क्या कहलाता है आपका? रिवर्बरेशन। इसका मतलब ये है दैट रिवर्बरेशन इज एन अनवांटेड इफेक्ट। आपको चाहिए नहीं होता है पर ये होता है। आपको तो नहीं चाहिए कि रिवर्बरेशन हो, पर कहीं ना कहीं ये आपका होता है आपका, ठीक है। तो रिवर्बरेशन हमेशा क्लोज सरफेस में होगा, पहली बात तो ये क्लियर है। रिवर्बरेशन किस में होगा आपका? क्लोज हॉल वगैरह में होगा आपका। अच्छा, धीरे धीरे ये आपका ग्रेजुअली डिक्रीज होता है आपका, बट अगर ज्यादा टाइम लगेगा उसको डिक्रीज होने में तो आपको बार बार सुनाई देगा, और बार बार सुनाई देगा तो आप उसको क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे आपका, ठीक है। तो रिवर्बरेशन इज एन अनवांटेड इफेक्ट। इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज, इट हैज अबाउट नियरली नो साउंड एब्जॉर्बिंग सरफेस, देन इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू द साउंड डाइज। मतलब होता क्या है कि जैसे आप एक रूम में बैठे और वहां पे बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ दीवारें हैं, बिल्कुल स्मूथ प्लेन सरफेसेस है, प्लेन वॉल्स हैं आपकी, तो वहां पे ऐसे कोई मटेरियल नहीं है जिससे साउंड एब्जॉर्ब हो जाए। तो आप जब कुछ बोलेंगे तो आपको वो 3-3, 4-4 बार सुनाई देगा, तो आप प्रॉपरली उसको, तो वो एक रिवर्बरेशन का डिसएडवांटेज है आपका, ठीक है। कि आपको आप ही की आवाज 3-3, 4-4 बार सुनाई दे रही है, देन यू आर नॉट एबल टू टॉक प्रॉपरली। आप प्रॉपरली किसी से बात
नहीं कर पाएंगे आपका, ठीक है। तो लिसनर विल देन हैव अ प्रॉब्लम विद रजिस्टरिंग द स्पीकर, ठीक है। मतलब जो सुनने वाला है वही, जो अगर मान लीजिए उस हॉल में कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है और कोई माइक पे बोल रहा है तो आपको उसकी आवाज 3-3 4-4 बार सुनाई दे रही है, तो सीधी सी बात है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया आपका, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, आपका एक डिसएडवांटेज होता है। तो आपको क्या करना है, इसको कम करना है। तो हाउ कैन यू रिड्यूस द रिवर्बरेशन, आप रिवर्बरेशन को कैसे कम कर सकते हैं, आपका कैसे कम करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है यूजिंग द साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल इन द हॉल और द रूम्स। एक साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज कीजिए, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा, जैसे अगर आप मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो आप वहां देखते हैं कि जो चेयर्स होती हैं या जो हॉल्स होते हैं उसमें कारपेट्स बिछे हुए रहते हैं, दीवारों पे भी कुशन्स लगे हुए रहते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, इसलिए लगाए जाते हैं बिकॉज दे आर द साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है वो साउंड को क्या कर लेते हैं, वो मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेते हैं आपके। तो उससे क्या होता है, वो साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आ पाता, और रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आता तो रिवर्बरेशन नहीं होता। क्या नहीं होता वहां पर, आपका रिवर्बरेशन नहीं होता आपका, ठीक है। तो मेन जो तरीका है उसको रिड्यूस करने का वो है साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज करना, ठीक है। द नीडी स्पेस इज कवर्ड विद द साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, द रिफ्लेक्टेड साउंड विल डिके मच क्विकर। और जल्दी जल्दी साउंड एब्जॉर्ब होगा तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो रिवर्बरेशन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे आपने देखा होगा कई सारे एब्जॉर्बर होते हैं, जैसे पोरस मटेरियल सच एज वूल्स, फाइबर ग्लास आर एग्जांपल, मिनरल वूल, साउंड एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू द हीट थ्रू द फ्रिक्शन। होता क्या है कि जब ये साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल में साउंड जाता है तो वहां पे उसका वो जब मटेरियल से टकराता है तो फ्रिक्शन होता है और वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है हीट के फॉर्म में। तो आपने बहुत सी बार देखा होगा कि जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, कंसर्ट हॉल, उसमें बहुत बड़े बड़े पर्दे लगे हुए रहते हैं, कुशन्स बिछे हुए रहते हैं, जो सीट्स होती हैं उन पे भी आपके कुशन्स लगे हुए रहते हैं आपके। तो ये सब किसका काम करते हैं, ये सब साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का काम करते हैं आपका। तो इस तरह से आप रिवर्बरेशन को कम कर सकते हैं। तो समझ में आया, रिवर्बरेशन इज द अनवांटेड, रिवर्बरेशन इज एन अनवांटेड इफेक्ट। इट इज द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड बाय विच वी आर नॉट एबल टू hear the sound clearly or understand the sound clearly. So how can you reduce the reverberation? By using the sound absorbing material in the rooms or the halls. उन सब में आप sound absorbing material यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज करते हैं। कैसे, जैसे एक होता है आपका स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप नाम तो सुना होगा और देखा भी होगा, डॉक्टर के पास आप गए होंगे तो वो कान में एक लगाते हैं, फिर आपके यहाँ हार्ट पे, स्टमक पे लगाते हैं और कुछ सुनने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या है, स्टेथोस्कोप है। तो वो स्टेथोस्कोप किस पे काम करता है, वो काम करता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे। कैसे काम करता है, देखिए स्टेथोस्कोप में क्या होता है, एक होलो ट्यूब होती है आपकी और उसके अंदर एक रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लगा हुआ रहता है। तो क्या होता है कि जैसे ये जो इसका एंड है आपका, जब वो आपके हार्ट पे लगाते हैं और इसके जो दोनों एंड है वो अपने कान में लगाते हैं, तो आपकी जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट से थोड़ा सा साउंड प्रोड्यूस होता है। कभी आप किसी खाली कमरे में बिल्कुल शांत जगह पे बैठोगे और यहाँ हाथ रखोगे, देन यू आर फीलिंग योर हार्ट बीट, आप फील कर सकते हो, हल्की सी आवाज भी आती है। तो वो क्या होता है कि वो उसको जैसे साउंड यहां से एंटर करता है, ठीक है, तो यहां से एंटर करता है तो उसका इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्ट होते हुए और ये लिसनर तक पहुंच जाता है। एंड इट इज इजी टू हियर द हार्ट बीट, उससे हार्ट बीट को सुनना आसान हो जाता है आपका। तो दैट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन स्टेथोस्कोप, ये आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एक एग्जांपल। फिर हियरिंग एड, हियरिंग एड क्या होते हैं, कान में सुनने वाली मशीन। वो क्या करती है, आसपास के साउंड को कलेक्ट करती है और उसके अंदर भी क्या होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो जाता है, उससे आपको सुनने में आसानी होती है आपकी, ठीक है। द हियरिंग एड, द साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड इनटू अ स्लिमर एरिया सो एज टू डायरेक्ट द साउंड टू द ईयर। ये एक छोटे एरिया में साउंड को लेके और रिफ्लेक्ट करके और आगे तक भेजती है कानों तक, इस तरह से वो काम करता है। एक होता है साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड क्या होता है, बहुत सी बार आपने स्पीकर्स में देखा होगा, ऐसा एक कर्व शेप्ड बोर्ड होता है स्पीकर्स में। क्यों लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है कि जैसे यहां से कोई साउंड आया
तो जैसे ही वो साउंड बोर्ड से रिफ्लेक्ट होता है तो रिफ्लेक्ट होके दूर तक ट्रैवल करता है, दूर तक, तो सुनना आसान हो जाता है। जो दूर लोग बैठे हुए हैं उनको जो आवाज है वो क्लियरली आती है। कैसी आती है? क्लियरली। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये आपका सोर्स है, ये आपकी साउंड रिफ्लेक्ट होके और दूर तक ट्रैवल कर रहा है, यहां से आपका साउंड रिफ्लेक्ट होके और दूर तक ट्रैवल कर रहा है। तो साउंड बोर्ड भी एक तरह के रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं आपके। ठीक है, और भी देख सकते हैं हम लोग इसको, जैसे एक होता है सोनार सिस्टम। सोनार, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये फुल फॉर्म होता है, ये फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। काम क्या करता है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर द शिप्स। ठीक है, फॉर द शिप्स इन द सी वाटर। क्यों? क्योंकि इसका काम होता है, जैसे मान लीजिए आप सी में ट्रैवल कर रहे हैं विद द शिप्स, तो मान लीजिए कि आगे कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है जिससे आपका शिप टकरा के डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो आप कैसे पता लगाएंगे? पानी के अंदर का तो देखना पॉसिबल नहीं है, या फिर आपको यह पता करना है कि डेप्थ, कितनी डेप्थ तक वो चल रहा है, या नीचे कितनी डेप्थ पे आपका कोई ऑब्स्टिकल है जो आप देख नहीं पाते ऊपर से, तो कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया गया जिसको हम बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में याद रखिए। हम इसमें अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज करते हैं। देखिए जैसे ये शिप दिख रहा है, इस शिप में क्या होता है, एक डिवाइस लगा होता है, सोनार डिवाइस। उसमें एक पार्ट होता है ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं या फिर ट्रांसमीटर बोल सकते हैं। ट्रांसमिट करना मतलब जो भेजने वाला है। और एक लगा रहता है डिटेक्टर, एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है डिटेक्टर। क्या करते हैं दोनों? तो देखो क्या होता है कि ये ट्रांसमीटर जो है साउंड वेव आगे भेजता है। ट्रांसमीटर जो होता है वो साउंड वेव को आगे भेजता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है, और ये साउंड वेव नीचे जाके किसी ना किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती है। वो डेप्थ ऑफ द सी भी हो सकता है या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और उससे टकरा के रिफ्लेक्ट होके और वापस डिटेक्टर की तरफ आती है। अब जब डिटेक्टर की तरफ आती है, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है। तो डिटेक्टर कैन डिटेक्ट कि कितने टाइम में ये साउंड वापस आया है, उसको टाइम पता रहता है। ट्रांसमीटर को यह पता रहता है कि मैंने कितनी स्पीड से भेजा है, और डिटेक्टर को यह पता रहता है कि मैंने कितने टाइम बाद इसको डिटेक्ट किया है। तो आपको दो चीजें मिल गई, एक आपको उसकी स्पीड मिल गई और एक आपको उसका टाइम मिल गया। फिर मैंने ये माना कि यहां तक जाने में जो आपका डिस्टेंस है साउंड, पहले तो डी डिस्टेंस नीचे जा रहा है, फिर डी डिस्टेंस ऊपर आ रहा है। तो टोटल डिस्टेंस जो साउंड चल रहा है वो कितना चल रहा है? 2D। टोटल डिस्टेंस जो साउंड ट्रैवल कर रहा है वो कितना ट्रैवल कर रहा है? 2D ट्रैवल कर रहा है। तो आगे का क्या? तो आगे ये होगा आपका कि मेगाफोन इज अ फनल शेप सॉरी, तो आप इसमें डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? तो इस तरह से आप डिस्टेंस मेजर करेंगे, दैट d इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2, है ना। d कैसे मेजर करेंगे? साउंड की वेलोसिटी आपको पता रहेगी, कितने टाइम बाद जाके वो आया वो पता रहेगा, और उसको t2 से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल फॉर्मूला लगा है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? तो इस तरह से आप ये सोनार सिस्टम से आप ये पता लगा सकते हैं किस डायरेक्शन में आपका ऑब्स्टिकल है, कितने डिस्टेंस पे वो ऑब्स्टिकल है। ये सारी चीजें आप सोनार सिस्टम से पता लगा सकते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम फॉर द शिप्स टू ट्रेवल इन द सी। ठीक है, समुद्र में ट्रेवल करने के लिए आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है आपका। सो दिस इज कॉल्ड सोनार। और क्या एप्लीकेशन होता है? तो एक और एप्लीकेशन आपका होता है मेगाफोन। तो ये तो आपने बहुत सी बार देखा होगा कि लोग एक लंबा सा एक ऐसा इस शेप का आपका एक फोन होता है, और आप यहां से आवाज लगाते हैं तो वो दूर तक ट्रैवल करती है। ठीक है, इस तरह का हॉर्न होता है आपका। तो इसमें भी यही होता है कि जैसे ही आप कुछ बोलते हैं तो साउंड आपका मल्टीपल रिफ्लेक्ट होके और दूर तक ट्रैवल करता है आपका। सो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ऐसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स है जो हमने देखे। स्टेथोस्कोप होता है कि अच्छा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। फिर उससे इको प्रोड्यूस होता है, वो समझ में आया। इको अगर ज्यादा बढ़ जाए तो रिवर्बरेशन हो जाता है, फिर उसको कम कैसे करना है वो हमने समझा। फिर हमारे डेली लाइफ में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के क्या एप्लीकेशंस है, मेगाफोन हमने समझा, सोनार हमने समझा। ठीक है, फिर आपका दैट इज द व्हाट यू कैन से इज यहां पर आपने समझा सोनार, देन यू अंडरस्टैंड अबाउट द स्टेथोस्कोप, साउंड बोर्ड,
तो ये सारे आपके रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के क्या है, एप्लीकेशन है आपके। क्लियर है? तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।